कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 14 तरंगें। इसमें हम 1 अंक और 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर समझ चुके हैं वीडियो के माध्यम से। आज हम 3 अंक के प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं एक तरफ से। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। ये 3 अंक वाले प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। प्रगामी तरंगों के विस्थापन का समीकरण लिखिए। प्रगामी तरंगे के विस्थापन का समीकरण। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। इसमें 3-4 तरह से हम तरंगों के विस्थापन का समीकरण लिख सकते हैं। यह कभी कभी पूछता है प्रगामी तरंग और विस्थापन में संबंध स्थापित करिए, तो वही चीज़ है। यदि तरंग का आयाम a, कोणीय आवृत्ति ओमेगा और ये y दिशा में गमन करती हो, संचरित हो या जा रही हो, इसका विस्थापन का समीकरण होता है y बराबर a साइन ओमेगा t। ये जो हम सरल आवर्त गति निकाले थे दोलन में, उसी का सूत्र है y बराबर a साइन ओमेगा t। तो इस तरह से ये पहला समीकरण हो गया, पहला संबंध हो गया। इसके बाद इसका दूसरा देखते हैं। यदि कलांतर फाई हो तो विस्थापन, तो यहाँ पर y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस फाई हो जाता है ये विस्थापन। तो यहाँ पर ये भी प्रगामी तरंग को व्यक्त करता है। इसके बाद यदि तीसरी कंडीशन में आ जाते हैं कि फाई बराबर के एक्स का मतलब तरंग नियतांक अगुणे विस्थापन हो, तो यहाँ पर जो विस्थापन का समीकरण है y बराबर a साइन ओमेगा t और ये माइनस के एक्स, फाई की जगह यहाँ पर के एक्स रख दिए हैं। इस तरह से हो गया। इसके बाद चौथे कंडीशन को देखते हैं। यदि k बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा, ये तरंग संख्या होती है, ये k का मान होता है, ये रख देते हैं। फिर ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, ये कोणीय वेग होता है। और कोणीय वेग का मतलब है ये कि ये कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। तो एक चक्कर का जो विस्थापन होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को 2 पाई लिखते हैं। और एक चक्कर का समय कैपिटल टी होता है। तो एक चक्कर के लिए जो कोणीय विस्थापन है या कोणीय वेग है वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। और एक चक्कर में जो तरंगों की संख्या है वो होती है 2 पाई अपॉन लेमडा। तो इसका अब हम मान रखते हैं। चलिए देखते हैं। तो जो हमारे पास ऊपर सूत्र आया था ये आया था ओमेगा, और ओमेगा का मान कितना है 2 पाई अपॉन टी। तो इसी सूत्र में देखिए हम y को यहाँ देख लीजिए, y को y रख दिए, a को a उतार दिए, साइन को साइन ही उतार दिए हैं। अब ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट भी लगा दिए हैं। फिर ओमेगा लिखा है, ओमेगा की जगह क्या लिखना है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और इनटू हो गया स्मॉल टी। इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिए। फिर k है तो k का मान कितना होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, तो 2 पाई अपॉन लेमडा लिख दिए। और इसके बाद x है तो यहाँ पर x लिख दिए। देखिए k के बाद x है तो x लिख दिए। तो इस तरह से ये विस्थापन का समीकरण हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों में ये 2 पाई है, तो 2 पाई को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा a साइन 2 पाई। फिर जो अंदर बच रहा है स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रगामी तरंग के विस्थापन के समीकरण हैं। तो ये भी विस्थापन का समीकरण है, ये भी विस्थापन का समीकरण है, ये भी विस्थापन का समीकरण है, ये फाइनल। तो 4 तरह से हम जो है प्रगामी तरंगों के विस्थापन का समीकरण लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है v बराबर अंडर रूट गामा p अपॉन रो का उपयोग करके स्पष्ट कीजिए कि वायु में ध्वनि की चाल क्यों दाब पर निर्भर नहीं करती है, ताप के साथ बढ़ जाती है, आर्द्रता के साथ बढ़ जाती है। तो ये जो सूत्र दिया है ये वायु के चाल का सूत्र है। v बराबर ये अंडर रूट गामा p और अपॉन में रो है। यहाँ रो का मतलब घनत्व है। तो चलिए सबसे पहले हमको ये बताना है कि यह दाब पर निर्भर क्यों नहीं करती। तो आदर्श गैस समीकरण का हम उपयोग करेंगे। तो आदर्श गैस समीकरण से पी वी इक्वल टू क्या होता है RT nRT होता है, लेकिन ये n का मान 1 मोल का ले लेंगे तो RT हो जाएगी। अब यहाँ से जो v है, v ये आयतन है। आयतन को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान बटे घनत्व। तो इस तरह से m अपॉन v हो गया। द्रव्यमान को m लिखते हैं, घनत्व को रो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा p m अपॉन रो RT। तो यहाँ पर v को m अपॉन रो रख दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि m को इधर तो पक्षांतर कर दिए हैं, तो ये रो बराबर RT अपॉन m। तो यहाँ पर देख लीजिए यदि ताप नियत हो तो यहाँ पर R का मान, T का मान और M का मान सब नियत होता है।
इसलिए इधर का अनुपात भी क्या होगा, नियत होगा। इस सूत्र में P और P का मान नियत होगा। इसका मतलब ये है कि ध्वनि के वेग पर, तापमान पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नियत तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर फाइनली ये हो गया कि दाब पर निर्भर नहीं करती है। ये इस तरह से हम इसको समझा सकते हैं। दूसरा, ताप के साथ बढ़ जाती है। तो देख लीजिए ये होता है V इक्वल टू, इसी में हम गामा RT अपॉन M कर दिए हैं। देख लीजिए यहाँ से देख सकते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। P अपॉन रो, हमारे पास P अपॉन रो है। P अपॉन रो का मान कितना है, RT अपॉन M, तो उसकी जगह हम RT अपॉन M लिख दिए। और जब RT अपॉन M लिख देंगे तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो वेग है वो किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ेगा तो वेग का मान भी बढ़ेगा। यही लिखा है कि V समानुपाती √T, क्योंकि ध्वनि का वेग तापमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए ताप के साथ इसका वेग बढ़ जाता है। इसके बाद हम आर्द्रता की बात करते हैं। तो C नंबर में है ये, इसी से हम निकालेंगे V, और इसका रिलेशन अब हम किससे बता रहे हैं, घनत्व से। तो V समानुपाती, या इसको बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती कह देंगे, √1 अपॉन रो। तो यहाँ आर्द्र वायु का घनत्व कम होता है, तो जब घनत्व कम हो जाएगा तो इसका वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से हम किसको व्याख्या करना है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, ये सवाल है, न्यूमेरिकल तरह का प्रश्न है, इसको देखते हैं। कोई चमगादड़ वायु में 100 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की परस्पर ध्वनि को उत्सर्जित करता है। यदि ध्वनि जल के पृष्ठ से टकराती है तो परावर्तित ध्वनि, पारगमित ध्वनि की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। वायु एवं जल में ध्वनि की चाल क्रमशः 340 मीटर तथा 1486 मीटर प्रति सेकेंड है। तो चलिए सबसे पहले हमको जो ज्ञात है वो हम लिखते हैं। तो हमको क्या क्या ज्ञात है, हमको आवृत्ति ज्ञात है, ये है V बराबर, ये दिया है 1000 किलो हर्ट्ज। तो हम इसको बदलेंगे 1000 किलो हर्ट्ज को। तो यहाँ पर समझना है कि ये 1000 तो हमारे पास पहले से दिया है, और किलो का मतलब भी क्या होता है, 1000, इस तरह से। तो यहाँ पर यदि हम इसको घात में लिखेंगे तो 1 2 3 शून्य इसमें है, 3 शून्य इसमें, तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात 6 हर्ट्ज। इसको हर्ट्ज में बदल लेना है। फिर इसमें हमको चाल दिया है, वायु में चाल दिया है, तो इसको V1 मान लिया है 340 मीटर प्रति सेकेंड, और ये जल में दिया है तो ये हो जाएगा 1486 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है परावर्तित ध्वनि। तो हम जानते हैं जो सूत्र होता है लैम्डा का, लैम्डा बराबर होता है V अपॉन न्यू। तो जो परावर्तित ध्वनि है वो हवा से आएगी और हवा में ही क्या हो गई, परावर्तित हो गई। इसलिए यहाँ पर जो है वेग कौन सा लगेगा, जो वायु का वेग है। तो वायु का वेग कितना है, 340। इसलिए जो सूत्र है इसमें हम क्या लिखते हैं, λ1 और V1। इस तरह से यहाँ पर सूत्र बन गया λ1 V1 अपॉन क्या हो गया, न्यू। अब इनका नाम मान रख देते हैं। तो V1 का मान 340 है और इसका मान 10 की घात 6 है। अब यदि हम इसको काटना चाहें तो इसको 0.34 मिलीमीटर लिख दिए हैं। इसका मतलब कैसे आया समझ लीजिएगा। तो ये हो गया 340 इस तरह से, और यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात -6, बटे में 10 की घात 6 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यदि हम इसके 3 अंक इधर आते हैं, दशमलव खिसकाते हैं इधर, तो इसको हम लिखेंगे 0.340 और गुणे 10 की घात, ये हो जाएगा -3 इसलिए हो गया कि यहाँ पर 3 अंक हम दशमलव आगे बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ +3 करेंगे तो -3 हो जाएगा, आगे बढ़ाने पर प्लस लगाते हैं। अब इसके बाद यदि हम इसको लिखना चाहें तो 0.34 और 0 को हटा देंगे तो ये हो जाएगा मिलीमीटर। ये 0 हटाएंगे तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 की घात -3 को हटाएंगे तो इसी को हम क्या लिखते हैं, मिली लिखते हैं। 10 की घात 3 का मतलब 10 की घात -3 का मतलब मिली होता है। तो 0.34 मिलीमीटर इस तरह से इसकी तरंग दैर्ध्य हो जाएगी परावर्तित ध्वनि की। अब हम पारगमित की बात करते हैं। तो पारगमित का मतलब ये है कि ध्वनि तरंग इसमें टकराई और टकराने के बाद ये पानी के अंदर चली गई, तो ये पारगमित कहलाती है। तो पानी के अंदर की चाल कितनी होती है, ये 1486, तब हम इसका यूज करेंगे। तो λ2 बराबर ये हो जाएगा V2 अपॉन
न्यू, और V2 का मान 1486 और ये 10 की घात 6। इसको हम इसी तरह से भाग करेंगे तो 0.486 मिलीमीटर इसका मान आ जाएगा। तो इस तरह से हमको इसका निकालना है। ये 0.34 नहीं, इसमें हम एक अंक यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा 1.486 मिलीमीटर। अब ये कैसे आ गया, इसको भी चाहें तो आप देख सकते हैं ऐसा, जैसे हमारे पास कितना है 1486 है, आप चाहें तो सीधे मान रख सकते हैं और ये गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा। ऊपर जाएंगे तो -6 लिख देंगे, ये जो बटे में 10 की घात 6 है। तो अब यदि हम इसके 3 अंक जाते हैं तो 1.486 और गुणे 10 की घात ये क्या बचेगा -3, क्योंकि 3 अंक तो दशमलव लगा दिए हैं तो यहाँ +3 और करना पड़ेगा तो -3 बचेगा। अब यदि ये -3 हटाना चाहते हैं तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, मिली, तो यही हो जाएगा मिलीमीटर। तो 1.486 मिलीमीटर इसका मान हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है, एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात करिए। तो ये तनी हुई डोरी है, तो जब डोरी ये सीधी रहती है तो इसमें जब तरंग चलती है तो थोड़ा ये ऊपर नीचे इस तरह से हिलती है, तो एक छोटा सा हिस्सा इसमें लगा हुआ है। माना विक्षोभ के कारण डोरी में उत्पन्न अल्प विस्थापन, तो अल्प विस्थापन डेल्टा एल है। मतलब हमारे पास ये तार थी ऐसे, इसको हम थोड़ा सा यदि ऊपर ऐसे उठा दिए हैं, इसमें अल्प विस्थापन हो जाएगा, उसका मान कितना हो गया डेल्टा एल। ये डी एल है, ये डेल्टा एल पढ़ते हैं, जिसे एक वृत्त का भाग माना जा सकता है। तो ये जो थोड़ा सा है, यदि एक ये तो वृत्ताकार टुकड़ा हो गया तो इसको हम क्या भाग मान लिए हैं, वृत्ताकार भाग मान लिए। इसकी त्रिज्या क्या मान लिए, आर, तो यहाँ लिख दिए आर। इसके अल्प भाग का द्रव्यमान, जो जितना भाग ये टेढ़ा हुआ उसका द्रव्यमान हम क्या माने हैं, हम डोरी के तनाव का लंबवत घटक आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो कोई भी वस्तु यदि वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो केंद्र की ओर बल लगता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, और यही अभिकेंद्र बल जो होता है वो तनाव से प्राप्त होता है। तो इसमें जो तनाव है टी है, ये देख लीजिए, ये टी ये लिखा हुआ है टी। इस टी के दो घटक हो जाएंगे, एक इधर करेंगे तो टी कास थीटा और एक इधर करेंगे तो टी साइन थीटा। ऐसे दोनों सिरों में लगेगा तो यहाँ पर भी ये टी है तो इधर भी टी कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये जो टी कॉस थीटा है ये टी कॉस थीटा, इसका तीर इधर है, इसका तीर इधर, अर्थात एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। तो इसमें जो कुल तनाव लगता है वो टी साइन थीटा और टी साइन थीटा, तो दोनों तरफ का मिला करके ये हो जाएगा 2t साइन थीटा। दो है ना, इसलिए यहाँ पर हो गया 2t साइन थीटा। और यही जो भाग है तनाव का वो इसमें अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r। इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर यदि ये थीटा का मान अल्प हो तो हम यहाँ पर साइन हटा सकते हैं, सिर्फ थीटा लिख दिए, mv²/r हो गया। अब आगे के स्टेप में आपको देखना है कि यहाँ जो थीटा लिखा है तो थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप का मान कितना है ये देख लीजिए, चाप का मान dl है तो यहाँ पर dl लिख दिया और त्रिज्या का मान r है तो r लिख दिए, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या और ये पूरा का पूरा कोण ये है, मतलब थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो 2 थीटा का मान है। तो यहाँ पर समझना है कि ये 2 कहाँ से गायब हो गया ये भी समझना है। 2 और थीटा को मिला करके क्या हुआ डेल्टा l/r। अब हमारे पास जो बचा है ये बचा mv²r, तो यहाँ से r और r को कैंसिल कर देंगे तो t बराबर कितना आ गया आप देख लीजिए। यहाँ पर जो t बराबर आया तो यहाँ पर m इधर लिखा है m/डेल्टा l, तो इसको देखना है। तो चलिए इसमें देखते हैं यहाँ ये कैसे कैसे हुआ है, इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पास से थीटा का मान, ये थीटा का नहीं 2 थीटा का मान क्या रखे हैं डेल्टा l/r और इधर mv²/r हो गया। तो यहाँ पर आपको समझना है कि r ये कैंसिल हो जाएगा, इस डेल्टा l का पक्षांतर कर देंगे m/डेल्टा l हो जाएगा। उधर तो बराबर लगा है तो t बराबर m/डेल्टा l और यहाँ क्या बचा है v²। अब यहाँ पर जो m/डेल्टा l है ये एकांक लंबाई में द्रव्यमान है, इसलिए इसका नया नाम दिया गया म्यू।
एम अपॉन डेल्टा एल को क्या लिखते हैं, म्यू, और यहाँ पर हो गया वी स्क्वायर। अब इस म्यू का भी पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो टी अपॉन म्यू हो जाएगा, और इसका वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल। इस तरह से ये तनी हुई डोरी में तरंग की चाल है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो 5वां नंबर का प्रश्न है। ये भी न्यूमेरिकल है। 100 सेंटीमीटर लंबी स्टील की छड़ अपने मध्य बिंदु पर परिबद्ध है। इसके अनुदैर्ध्य कंपनों की मूल आवृत्ति 2.53 किलोहर्ट्ज़ है। स्टील में ध्वनि की चाल क्या होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर L बराबर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। और यहाँ न्यू का जो मान है, आवृत्ति का मान है 2.53 किलो हर्ट्ज़ है। तो किलो का मतलब 1000 होता है, तो इसमें 1000 का गुणा कर देंगे। यहाँ 2.53 में 1000 का हमको क्या कर देना है, गुणा, क्योंकि ये किलो है, किलो को हर्ज में बदलेंगे तो ये 2530 हर्ज हो गया। अब हमको यहाँ पर प्रश्नानुसार ये देखना है कि L बराबर λ/2 हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु से परिबद्ध है। तो यहाँ पर जो इसका निष्पंद होगा वो आधे में मिलेगा, λ/2, तो नली की लंबाई हो जाएगी λ/2, तो λ बराबर हो जाएगा 2L। तो यहाँ पर हम ये 2 लिखे, ये तिर्यक गुणा करें तब 2L आया है, और L का मान 1 है तो ये 2 मीटर हो गया। अब स्टील में ध्वनि की चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुणे वेग, ये सूत्र होता है चाल का। तो आवृत्ति कितनी हो गई, 2530, और लैम्डा का मान कितना हो गया, 2, तो 2 लिख देंगे। इस तरह से 5060 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल हो जाएगी, ध्वनि की चाल स्टील के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं 6वें प्रश्न की। तो 6वां प्रश्न क्या है, किसी अस्पताल में ऊतकों में ट्यूमरों का पता लगाने के लिए परश्रव्य स्कैनर का प्रयोग, परश्रव्य मतलब सोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। उस ऊतक में ध्वनि में तरंगदैर्घ्य कितनी है, जिसमें ध्वनि की चाल 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। स्कैनर की प्रचालन आवृत्ति 4.2 मेगाहर्ट्ज है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें ज्ञात क्या है। तो हमको न्यू ज्ञात है 4.2 मेगाहर्ट्ज। अब यहाँ पर मेगा का मान कितना होता है, 10⁶, इसलिए हम मेगा हटा दिए, 4.2 गुणे 10⁶ लिख देना है। इसके बाद v बराबर 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे। तो 1.7 में यदि 1000 का गुणा कर देंगे तो एक ठो दशमलव तो कट जाएगा, माने यहाँ पर इसकी चाल हो जाएगी 1700 मीटर प्रति सेकंड। अब हम यहाँ पर तरंगदैर्घ्य निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं जो v बराबर होता है वो होता है न्यू अपॉन न्यू लैम्डा। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन न्यू। तो v का मान कितना दिया है, 1700, और यहाँ पर जो न्यू का मान दिया है वो 4.2 गुणे 10⁶ दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको समझिएगा थोड़ा। तो इस तरह से यहाँ पर ये 1700 ऊपर था, ये था 4.2 गुणे 10⁶। तो यहाँ पर यदि 10⁶ को हटाएंगे तो 6 शून्य हट लिखना पड़ेगा, ये दशमलव के कारण 1 शून्य कम हो जाएगा। अब यहाँ से ये शून्य और ये शून्य काट देंगे। इसके बाद यहाँ 17 में ये 42,000 का भाग कर देंगे, तो ये लगभग 0.405 गुणे 10⁻³ आएगा। तो उस -3 को हम क्या लिख देंगे, मिलीमीटर लिख देंगे। इस तरह से हम इसको भाग कर सकते हैं। यदि ये तरीका नहीं अपनाना है तो ये भी अपना सकते हैं कि हमारे पास ये 1700 है ही, और यहाँ पर ये 4.2 है, तो 4.2 को हम लिख देंगे 42, और इसकी घात क्या लिख दिए, 0। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि ये जो 10⁶ है ऊपर जाके -6 हो जाएगी। अब यदि मैं ये 3 शून्य को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 और बटे में हो गया 42, और यहाँ पर 3 शून्य हटाया हूँ इसलिए हो जाएगा 10⁻³ क्योंकि 3 शून्य हटाने पर यहाँ +3 लिखना पड़ेगा। अब यदि हम 17 में 42 का भाग करेंगे तो ये 0.405 आ गया। 10⁻³ को हम क्या लिखते हैं, मिली, और ये इसकी इकाई तो मीटर होती है तरंगदैर्घ्य। तो इस तरह 0.405 मिलीमीटर, इस तरह से इसको हल करना है। धन्यवाद। आगे के वीडियो में फिर 4 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।